ये अंतिम ख्वाहिश छूते छूते उम्र का दरिया बह जाता है। अंतिम ख्वाहिश छूते छूते उम्र का दरिया बह जाता है। अपने हाथ भले सब कुछ हो, थोड़ा कुछ तो रह जाता है। अंतिम ख्वाहिश छूते छूते उम्र का दरिया बह जाता है। अपने हाथ भले सब कुछ हो, लेकिन थोड़ा कुछ तो रह जाता है। दिए ने सुना है एक बार सूरज बनने की ठानी थी। दिए ने सुना है एक बार सूरज बनने की ठानी थी। सूरज का पट आते आते वो दिया अकेला रह जाता है। सूरज का पट आते आते वो दिया अकेला रह जाता है। प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीप द्विवेदी की इन्हीं पोएम के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल अचलच पर। मैं आपका अपने अवध की धरती से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जीडी की मॉडल पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं। जीडी की मॉडल पेपर हम लोग लगातार कर रहे हैं। 7 मॉडल पेपर हम लोग कर चुके हैं। ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट और ये रहा 8वां मॉडल पेपर। आज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके मॉडल पेपर में जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। हर सेट में आपका नंबर सुधार लगातार हो रहा है कि नहीं। अगर नंबर सुधार हो रहा है तो ये बहुत बेहतर बात है। और इसी के लिए हमारा प्रयास भी है कि आप सेलेक्ट होकर आएँ। अपने माता पिता के अपनों के सपनों को पूरा कीजिए। अपना और अपनों का हमेशा खूब ख्याल रखिए। ज्वाइनिंग लेने के बाद अपने माता पिता को वो दीजिए जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं आज का सवाल। ये रहा आज के सेशन का पहला सवाल। बोर्ड पर लिखा हुआ है, बहुत प्यारा प्यारा एकदम बड़े बड़े लेटरों में बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है। सवाल पढ़िए, उत्तर दीजिए। मॉडर्न इंडिया से जीडी के सेट में लगभग आपको एक से दो सवाल आपको मिल ही जाएंगे। और अगर मिल ही जाएंगे तो कर कर ही आना है। अगर वो मॉडल पेपर में सवाल मिल ही जाएंगे तो अगर आपको मिल ही जाएंगे तो आपको करके भी आना है। आइए, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही मैं पढ़ के बता देता हूँ, उत्तर आप बताएंगे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का संकल्प कांग्रेस द्वारा सत्र में आयोजित किया गया था। बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्रसिद्ध सवाल, मॉडर्न इंडिया के सबसे अहम घटकों में से एक जो आपको बताना है। पढ़ लीजिए ध्यान से। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम सब ने पढ़ा है और आप शायद क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। आइए थोड़ी सी इसकी हम लोग देखेंगे क्या क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। तो उत्तर अगर आपने सोच लिया हो तो मैंने आपको समझ गया, आपको आपने अपना उत्तर टिक कर लिया है। आइए देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करी जाए, भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए अगर आप ये बात देखेंगे तो इस भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति कहा जाता है। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि यह आंदोलन किस में शुरू हुआ था? अगस्त में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा जाता है? इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अब अगर बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा, 14 जुलाई को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई को 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी। कार्य समिति की बैठक हुई थी। कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक हुई थी। कहां पर? वर्धा में। कहां पर? वर्धा में। और इस वर्धा में जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी तो इसी बैठक में क्या काम किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को क्या काम किया गया था? इसमें रखा गया था। इसी में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया था। लेकिन अगले ही सत्र अगस्त महीने में, अगस्त 1942 में फिर क्या हुआ? अगस्त 1942 में, ये जुलाई में हुआ और फिर अगस्त 1942 में क्या हुआ? अगस्त 1942 में बॉम्बे में, बॉम्बे ग्वालिया टैंक में, बॉम्बे ग्वालिया टैंक में फिर से कार्य समिति की बैठक हुई। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक किया गया। बेटा ध्यान से सुनिएगा इसको। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाया गया और इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। क्या काम किया गया? पारित किया गया। किसमें? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक वाली बैठक में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में। ध्यान से सुनिएगा। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की क्या किया? शुरुआत किया।
9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की क्या किया, शुरुआत किया। तो शुरुआत कब हुआ, 9 अगस्त 1942 को। सॉरी, इसके अलावा दो नाम और याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में गांधी ने कहा कि करो या मरो। तो गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारा दिया, करो करो या मरो, करो या मरो का नारा। अब ये जो करो या मरो का नारा है, ये लिखा किसने था? दिया तो महात्मा गांधी ने, पर लिखा था यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली, इन्होंने इस नारे को क्या किया था, लिखा था। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया, करो या मरो का नारा। नारा लिखा किसने था? यूसुफ मेहर अली ने। एक औरत का नाम याद रखिएगा, उषा मेहता का, उषा मेहता। इन मैडम को याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। उषा मेहता ने रेडियो पर क्या किया था, प्रकाशन। रेडियो पर क्या किया था, प्रकाशन। भारत छोड़ो आंदोलन का रेडियो पर प्रकाशन किया था किससे? उषा मेहता। एक मैडम का और याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इनका भी नाम आप याद रखिएगा। ये कैसे, ये लोग जो है भूमिगत होकर आंदोलन को क्या दे रहे थे, समर्थन दे रहे थे। ये बात याद रखिएगा। इस सही सवाल के उत्तर के संदर्भ में क्या होगा, बॉम्बे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कब पारित किया गया, बॉम्बे की में। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा यदि कोई प्रश्न उठता है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या एक बिल एक मनी बिल है या नहीं, तो इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा। कह रहा कि यदि ये सवाल उठ जाए कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, मनी बिल यानी धन विधेयक, यानी धन विधेयक है कि नहीं, तो कह रहा इसका निर्णय कौन लेगा। अगर कोई प्रश्न उठ जाए कि कोई बिल, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, तो इसका निर्णय कौन लेगा। तो बेटा अगर आप बात करेंगे तो भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 110। इसमें क्या बताया गया है, धन विधेयक। क्या बताया गया है, धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होगा। कहां पर, केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो ये केवल कहां पेश होगा, केवल लोकसभा में। धन विधेयक पर पूरी शक्ति लोकसभा के पास है। कह रहा है धन विधेयक राज्यसभा केवल 14 दिन ही रोक सकता है, 14 दिन ही रोक सकता है। याद रखना, धन विधेयक राज्यसभा केवल 14 दिन ही रोक सकता है, इससे ऊपर नहीं। इसके बाद उसे स्वतः क्या मान लिया जाएगा, पारित। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो धन विधेयक पर निर्णय लेता है कौन, धन विधेयक पर निर्णय कौन लेता है। तो बेटा याद रखना, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष। यानी धन विधेयक के संदर्भ में पूरी शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास है। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन बताता है, लोकसभा अध्यक्ष बताता है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक अनुच्छेद और याद रखिएगा, अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 इसमें बताया गया है वित्त विधेयक। अनुच्छेद 117 में क्या बताया गया है, वित्त विधेयक। और ये कहा जाता है कि प्रत्येक धन विधेयक, एक सेंटेंस याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा जरूर, कि प्रत्येक धन विधेयक बेटा, प्रत्येक धन विधेयक
प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। ध्यान सुनिएगा, प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, लेकिन 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 प्रत्येक वित्त विधेयक, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक नहीं होता है, एक वित्त विधेयक नहीं होता, ये वित्त विधेयक नहीं होता। ये सवाल पेपर में खूब आता है, याद कर लीजिएगा इसको। सभी धन विधेयक एक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होते हैं। अब आप अपने सवाल पर आइए। कह रहा भारत के सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, संयुक्त संसदीय समिति, इसी को आजकल चर्चा में बहुत है। आपने सुना होगा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन जो है अभी भेजा गया है किसके पास? यही सुनेंगे आप, जीपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन, इसी के पास भेजा गया। अभी आपने सुना होगा जेपीसी के बारे में कि वन नेशन वन विधेयक भेज दिया गया किसके पास? जेपीसी के पास भेज दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन के पास भेज दिया गया। इसका सही जवाब उत्तर का बेटा क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा 1932 में उपनिवेश में ब्रिटेन द्वारा 1932 में अपनी उपनिवेश में ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई शाही वरीयता की नीति को कहा जाता है या किस रूप में जाना जाता है? ये आपको बताना है कि 1932 में जो ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशिक नीति अपनाया था उसे क्या कहा जाता है और किस समझौते के तहत वो हुआ था। कह रहा लंदन समझौता, ओटावा समझौता, पेरिस समझौता या हांगकांग समझौता। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये जो यहाँ बात लिखा हुआ है वरीयता, ये नीति क्या है? और यहाँ जो लिखा हुआ है उपनिवेशिक नीति, तो ये हुआ था बेटा ओटावा। ये ओटावा है कहाँ पर बेटा? कनाडा में। ये कहाँ पर है? कनाडा में। और ओटावा समझौता किससे संबंधित है? आर्थिक नीति से संबंधित है ओटावा समझौता। कनाडा में हुआ था। किस लिए हुआ था? टैरिफ के लिए हुआ था। किसके लिए? टैरिफ के लिए हुआ था। टैरिफ के लिए पूरा प्लान किया गया था, टैरिफ के लिए, यानी सीमा शुल्क से संबंधित मामला था कि एक देश जब दूसरे देश को कुछ निर्यात करता तो उस पर टैरिफ को लेकर जो विवाद था, तो वो टैरिफ के मामले को लेकर था। टैरिफ किस मामले को लेकर था? ये टैरिफ को मामले को लेकर टैरिफ के लिए ये समझौता किया गया था ओटावा कनाडा में 1932 में। एक आर्थिक नीति वाली समझौता थी। एक देश जब दूसरे देश को कुछ निर्यात करता है तो उसमें जो टैरिफ को लेकर जो विवाद था वही विवाद कहलाता है ओटावा समझौता। हुआ था कब? 1932 में। आइए अगले सवाल पर। बर्मा ... में भारत से अलग हो गया था। कह रहा बर्मा भारत से कब अलग हो गया था? तो याद करना, बर्मा भारत से कब अलग किया गया? 1935 में, 1941 में, 1939 में कि 1937 में? प्रसिद्ध सवाल है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा इधर करूंगा ताकि आपको समझ में आए। इसको दिख रहा है आपको? चलिए दिख ही रहा होगा। देखिए कह रहा है ओटावा समझौता, ये कह रहा है बर्मा भारत से कब अलग हुआ? याद करना, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को क्या किया गया? भारत से अलग किया गया। इसी अधिनियम के तहत बर्मा भी भारत से अलग हुआ है। बर्मा, ध्यान सुनिएगा, बर्मा और स्वराष्ट्र से एक चीज अलग हुआ है। स्वराष्ट्र, बर्मा और स्वराष्ट्र से सिंध प्रांत, स्वराष्ट्र से सिंध प्रांत को क्या किया गया है? अलग किया गया है। सिंध प्रांत को अलग कर दिया गया था। ये अलग कर दिया गया था किसके तहत? भारत शासन अधिनियम
1935 के तहत बर्मा को अलग किया गया, जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं, बर्मा को आज हम लोग बर्मा को क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं। यही म्यांमार पहले क्या था, बर्मा था। सौराष्ट्र से सिंध प्रांत को अलग किया गया। ये जो सौराष्ट्र है ये क्या था, तो सौराष्ट्र में क्या क्या शामिल था, याद रखना, सौराष्ट्र में क्या क्या शामिल था, तो सिंधु शामिल था। सौराष्ट्र प्रांत में सिंधु शामिल था। इसके अलावा गुजरात शामिल था, गुजरात और क्या, महाराष्ट्र, और क्या, महाराष्ट्र। ये क्या हुआ है, ये पहले क्या थे, सौराष्ट्र। और गुजरात और महाराष्ट्र ये सब मिलकर क्या था, सौराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र कब अलग हुए, तो ये 1960 में। कब अलग हुए, ये 1960 में। तो ये कैसे अलग किया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग किया गया है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुरु नानक का जन्म स्थान है। ये पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक गुरु नानक का जन्म स्थान है। तो जरा ध्यान से सुनिए, आप सबको पता होगा गुरु नानक का जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ है 29 नवंबर 1469 को। अगर जन्म स्थान पूछा है आपसे, तो जन्म स्थान कहाँ पर, पाकिस्तान में। कहाँ पर, पंजाब में। कहाँ पर, पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। कहाँ पर, नाना। कहाँ पर, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो ननकाना साहिब में। कहाँ पर, ननकाना साहिब, ननकाना साहिब, ननकाना साहिब में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इसी ननकाना साहिब को क्या कहा जाता है, इसी ननकाना साहिब का एक नाम क्या है, तालवांडी। ननकाना साहिब का एक नाम क्या है, तालवांडी। ये जो गुरु नानक जी हैं, ये जो गुरु नानक जी हैं बेटा, यही क्या है, सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। ये क्या, सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। ये क्या है, ये प्रथम गुरु हैं। सिख धर्म के ये प्रथम गुरु हैं और यही सिख धर्म के क्या हैं, संस्थापक हैं। यही सिख धर्म के क्या हैं, संस्थापक हैं। सिखों में कुल कितने गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं। कुल कितने गुरु हुए हैं, 10 गुरु। और 10वें गुरु कौन है, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह। उनके बाद और कोई गुरु नहीं हुआ। उन्होंने कहा उनके बाद आएंगे बंदा बहादुर। इतिहास पढ़ाने का मौका मिलेगा, चैनल पर बने रहिए, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। बंदा बहादुर आएंगे और बंदा बहादुर सिखों के नेतृत्व के रूप में आएंगे। और गुरु गोविंद सिंह के बाद ये कह दिया जाएगा कि अब कोई गुरु नहीं होगा। और गुरु गोविंद के बाद जो गुरु ग्रंथ है वही अब आगे क्या होगा, गुरु होगा। तो गुरु ग्रंथ को ही गुरु मान लिया जाएगा। इसका सही जवाब क्या है, तिलवांडी, तिलवांडी या ननकाना साहिब। क्या नाम है उसका, ननकाना साहिब। अगले सवाल की तरफ बनेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी झील ... है। आपको बताना है दुनिया की इनमें से कौन सी झील सबसे बड़ी है। चलिए देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी झील आपसे कहे तो ये कैस्पियन सागर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। दुनिया की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील भी यही है, अंतःस्थलीय झील भी यही है। और दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील भी यही है। कौन, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन है, कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील भी कौन है, कैस्पियन सागर। अगर ध्यान से देने बच्चे, अगर आपसे कहे दुनिया की सर्वाधिक खारे पानी की झील, सर्वाधिक खारे पानी की झील, सर्वाधिक खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, अगर ये पूछ लिया बेटा आपसे सर्वाधिक खारे पानी की झील, तो वान झील है। कहाँ पर, तुर्की में। कौन सा झील है, वान झील कहाँ पर है, तुर्की में। सबसे अधिक लवणता किसमें है, वान झील में। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है बेटा। यहाँ लिखा विक्टोरिया झील। ये बच्चे जो विक्टोरिया झील है, इससे एक नदी निकलती है, श्वेत नील। कौन सी नदी, श्वेत नील। किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। याद रखना किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, विक्टोरिया झील से। और विक्टोरिया झील दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है, उष्णकटिबंधीय झील है, उष्णकटिबंधीय झील है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक रेखा गुजरती है बेटा, इस झील से एक रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, जिसे आप कहते हैं विषुवत रेखा।
क्या कहते हैं आप इसे, विषुवत रेखा भी आप इसे कहते हैं। तो चाहे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के। सुपीरिया झील बेटा कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है बच्चे, कनाडा और यूएसए की सीमा पर। कहाँ पर, कनाडा और यूएसए की सीमा पर। ये क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है, ये झील है। याद रखना बच्चे, ये किन झीलों में शामिल है, महान झीलों में शामिल है। कहाँ पर, महान झील, इसे महान झील कहा जाता है। महान झीलों में कितने झील हैं बेटा, 5 झील है। कौन कौन है, सुपीरियर है, याद करना, ह्यूरॉन है, मिशिगन है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो, इरी और ओंटारियो, सुपीरियर, मिशिगन, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। इन 5 झीलों को कहा जाता है महान झीलें। ये पांचों महान झीलें कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये कनाडा और यूएसए की क्या है, सीमा पर स्थित है। इसमें जो मिशिगन झील है, मिशिगन, ये पूर्ण रूप से कहाँ स्थित है, यूएसए में। ये पूर्ण रूप से कहाँ स्थित है, यूएसए में। बाकी सब कनाडा और यूएसए की कहाँ पर है, सीमा पर है। ये बात आप याद रखिएगा। काला सागर, ये जो काला सागर है बेटा, याद रखना, ये यूरोप और एशिया को क्या कर देता है, अलग करता है। यूरोप और एशिया के बीच सेपरेशन का मार्ग है काला सागर। इसके अलावा मिलेगा आपको, इसके अलावा यूराल पर्वत और यूराल नदी, काला सागर, ये सब यूरोप और एशिया के बीच सेपरेशन का क्या है, मार्ग। एशिया और यूरोप को क्या कर देते हैं, ये अलग कर देते हैं। इस सही का जवाब क्या होगा, कैस्पियन सागर होगा। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। बहुत कुछ बता दिया आपको, जो नहीं पता होगा पेन डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए, कह रहा हरित क्रांति का प्रयोग ... उच्चतम उत्पादन को इंगित करने के लिए किया जाता है। हरित क्रांति का प्रयोग उच्चतम उत्पादन के लिए किया जाता है। ये आपको बताना है किसके लिए किया जाता है। सवाल पढ़ लिया है, सवाल पढ़ ही लिया होगा, सवाल पढ़ लिया। चलिए देखिए क्या कह रहा है, हरित क्रांति का प्रयोग उच्चतम उत्पादन को इंगित करने के लिए किया गया है। घास के मैदान का निर्माण, अधिक पेड़ लगाया जाए ना, शहरी क्षेत्रों में उद्योगों का निर्माण, या फिर कह रहा है HYB, ये HYYB बीज होना चाहिए, हाइब्रिड बीज, तथा उर्वरकों का उपयोग। आप बताइए सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। आइए आपको बताते हैं कुछ हरित क्रांति के बारे में, कुछ बातें आपको हरित क्रांति के बारे में बताते हैं। अगर आपसे कहे हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ, तो याद करना, ठीक से सुनिएगा। और अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हरित क्रांति की शुरुआत अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे आप। हरित क्रांति की शुरुआत मैं यहां लिख रहा हूं, एक एक डाटा आप लिखिएगा। 1966 से 69 तक ये भारत में था योजना अवकाश था। 1966 से 69 तक योजना अवकाश था। और इसी योजना अवकाश के दौरान 1966 और 67 के दौरान किसने, सुन से, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या काम किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उत्तराखंड में एक नगर है पंतनगर जिले से क्या किया था, इसकी शुरुआत किया था। किसकी, हरित क्रांति की। ये अभी उत्तराखंड में है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगर आपसे पूछे किस राज्य से शुरू हुआ था, तो वो राज्य जो सबसे अधिक था वो क्या था, पंजाब था। क्या था, पंजाब। अगर आपसे कहे हरित क्रांति भारत में लाया कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे, ये हरित क्रांति को लाने वाले नेहरू, ये हरित क्रांति को भारत में लाए थे। अगर आपसे कहे हरित क्रांति का विस्तार किसने किया भारत में, विस्तार, तो उत्तर बताना मेरा बेटा, पेन डाउन करना, इंदिरा गांधी। हरित क्रांति का विस्तार किसने किया, इंदिरा गांधी ने। अगर आपसे पूछे जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन, ये भारतीय हरित क्रांति के क्या है, जनक। अगर आपसे पूछे विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, अगर ये पूछ ले तो
नॉर्मन बोरलॉग। क्या? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ये क्या है? विश्व हरित क्रांति के क्या है? जनक। अगर आपसे ये पूछे कि ये जो विश्व हरित क्रांति है, ये जो हरित क्रांति है, इसे शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 1968 में। अगर इस शब्द का प्रयोग पूछे, शब्द का, तो याद करना शब्द का प्रयोग 1968 में विलियम गेड ने किया था। किसने? विलियम गेड ने। विलियम गेड ने। विलियम गेड ने सर्वप्रथम ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। अगर कहें इसका लाभ सबसे ज्यादा किससे मिला, तो पंजाब को मिला। भारत में सबसे अधिक लाभ किससे मिला? पंजाब को मिला, हरियाणा को मिला, पंजाब को मिला, हरियाणा को मिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को हरित क्रांति में सबसे अधिक लाभ मिला। अगर आपसे बेटा ये कह दे कि हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो याद करना गेहूं पर पड़ा बच्चे। किस पर पड़ा? गेहूं पर। सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। अगर आपसे कहे हरित क्रांति में गेहूं के बीज कहाँ से आए थे? मैस्को से आए थे। कौन से बीज? लेरमा, रोजा, सोनारा 64, सोनारा 64, ये गेहूं के बीज थे। कितने दिनों में? 90 दिन में तैयार होने वाले बीज थे। कितने दिनों में? 90 दिनों में तैयार होने वाले क्या थे? बीज थे। जो कहाँ से आए थे? ये मैस्को से आए थे। अगर आपसे कहे चावल के बीज कहाँ से आए थे? चावल के बीज, तो ये पूरा भर गया है। HYYB बीज, ये कहाँ से आए थे? FRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये फिलीपींस में है। कहाँ पर? मनीला में। फिलीपींस, मनीला में। ये कहाँ पर है? फिलीपींस, मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। यही से 90 दिन बाद चावल के क्या आए थे? बीज आए थे। याद रखिएगा, सवाल का उत्तर पूरी हरित क्रांति लगभग आपको बता दिया है। ऐसे ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप अगर ये 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 200 क्वेश्चन से ऊपर अटेंड कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंड पानी के प्रवाह द्वारा निर्मित है? यानी यहाँ आपको बताना है जल धाराएं। क्या बताना है बच्चा आपको? जल धाराएं। तो जल धाराएं आपको बताना है, जरा ध्यान से देखिए। गल्फ स्ट्रीम धारा, ये फ्लोरिडा, ये बच्चे कहाँ पर? फ्लोरिडा, अमेरिका में। कहाँ पर? फ्लोरिडा प्रायद्वीप। कहाँ पर? फ्लोरिडा प्रायद्वीप। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फ्लोरिडा प्रायद्वीप, उत्तरी अटलांटिक। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कैसी धारा है ये? गर्म धारा है। कैसी धारा है बेटा? ये गर्म धारा है। आगे अगला सुनिए, ये जो कह रहा कुरुहवा, ये क्या है? फिलीपींस। ये क्या? ये फिलीपींस और जापान के तटीय क्षेत्रों पर चलती है। फिलीपींस और जापान के तटीय क्षेत्रों पर चलती है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। ये कहाँ पर बेटा? प्रशांत महासागर में। धारा कैसी है? ये गर्म। कैसी धारा बेटा? ये गर्म। इसके अलावा एक धारा और है जिसका नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम धारा, ब्राजीलियन धारा। ये दक्षिणी अटलांटिक में। कहाँ पर? ये दक्षिणी अटलांटिक में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। और ये धारा कैसी है? ये भी धारा कैसी है? गर्म। ये धारा कैसी है? गर्म। तो बचा क्या? बेंगलोर धारा। यही धारा क्या है? ठंडी। अब अगर आपसे पूछे ये धारा कहाँ चलती है, ध्यान सुनिएगा। अगर आपसे पूछे यह धारा कहाँ से चलती है, तो ये भी चलती है दक्षिण अटलांटिक में। ये धारा क्या है? ठंड। ये धारा क्या है? ठंड। ये जलधारा क्या है? ठंड। तो इनमें से ये गर्म जलधारा है, ये गर्म जलधारा, ये गर्म धारा, ये क्या है? ठंडी गर्म जलधारा है। आगे देखिए, कह रहा दक्षिणी गोलार्ध में पौने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। कारण? दक्षिणी गोलार्ध में जो पौने हैं वो बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। कारण? बच्चे सुनिए, दक्षिणी गोलार्ध में पौने अपने बाईं तरफ मुड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध में पौने अपने दाईं ओर मुड़ती हैं। किसके कारण? तो ध्यान सुनिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में साउदर्न हेमिस्फीयर में किधर मुड़ेंगी? बाएं। किधर मुड़ जाती हैं? बाएं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाती हैं? दाएं। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या पैदा होता है? कोरियालिस बल पैदा होता है। क्या? कोरियालिस बल उत्पन्न होता है।
और यही कोरियालिस बल के कारण, यही कोरियालिस बल के कारण पृथ्वी पर जो मानसूनी पवने हैं, जो हवाएं हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध में बाएं और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पृथ्वी के घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? कोरियालिस बल उत्पन्न होता है और इसी बल के कारण ये घटना होती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बेटा। आगे सुनिए, जब एक साधारण पेंडुलम पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो, जब एक साधारण पेंडुलम पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाएगा तो क्या होगा? तो ये कह रहा क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। जब एक साधारण पेंडुलम कह रहा वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है, एक ही रह जाती है, इनमें से कोई नहीं। जब एक साधारण पेंडुलम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसके आवर्तकाल क्या होगा? अब हम सबको पता है चंद्रमा पर ग्रेविटी क्या होगी? पृथ्वी की 1/6। तो जब पृथ्वी की 1/6 होगी तो अगर ग्रेविटी कम लगेगी तो पेंडुलम का वेग क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। जब कह रहा है जब एक साधारण पेंडुलम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? आसान सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है भाई साहब। ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी कम है, पेंडुलम का वेग क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा राणा एक बाइक पर नियत वेग के साथ चलता है, वह हवा में एक पत्थर फेंकता है, पत्थर गिरता है। कह रहा पत्थर गिरेगा, हवा में एक पत्थर फेंकेगा, पत्थर गिरेगा। ध्यान सुनिएगा, राणा एक बाइक पर नियत वेग के साथ चलता है, वेग उसकी क्या है? नियत है। अब अगर नियत वेग के साथ फेंकेगा पत्थर, हवा में ऊपर के फेंकेगा नियत वेग के साथ, तो जब नियत वेग के साथ फेंकेगा तो पत्थर कह रहा उसके हाथ में फिर दोबारा वापस गिरेगी, उसके सामने गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसके हाथ में क्या गिरेगी? वापस। अगर वेग नियत है तो हवा में पत्थर फेंकेगा तो फिर उसी के हाथ में वापस गिरेगी। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा तेल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तेल, सवाल क्या कह रहा है? तेल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह होता है, क्योंकि यह होता है। अब आपको बताना कि तेल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल तो क्या होता है। कह रहा है अधिक विशिष्ट ऊर्जा क्षमता, कम विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। विशिष्ट ऊष्मा क्या से कहते हैं आपको पता है? गुप्त ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा। कह रहा अधिक गुप्त ऊष्मा, कम गुप्त ऊष्मा, ये आपको बताना। अधिक गुप्त ऊष्मा या कम गुप्त ऊष्मा तेल खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो तेल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें कम विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है, इसीलिए उसको खाने के लिए उपयोग किया जाता है। कह रहा EEG, ये सब आपने कराया होगा। EEG तकनीक गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। EEG किस तकनीक गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? EEE। तो आपको बताना है इसके बारे में, ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रोलो, तो इसका मतलब क्या? किस गतिविधियों को? दिल, फेफड़ा, मस्तिष्क या मांसपेशियां। तो EEG किसके लिए? मस्तिष्क के लिए इस्तेमाल होता है। मस्तिष्क की जानकारी के लिए किया जाता है रिकॉर्ड, EEG कराया जाता है। कह रहा एलिसा परीक्षण का उपयोग किया जाता है कैंसर के लिए, टीबी के लिए, पोलियो के लिए, एड्स के लिए, ये आपको बताना है। तो कब किया, किसके लिए किया जाता है? ये एड्स के लिए किया जाता है। यहाँ से एक डाटा याद रखिएगा, प्रत्येक कब कह रहा है कि एड्स के लिए, तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ एक डेट बता रहा हूँ, एड्स दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। आगे सवाल कह रहा भारतीय, ध्यान सुनिएगा, कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो बेटा राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? अगर कहता है बेटा अनुच्छेद 352 लगेगा तो अपने आप अनुच्छेद 359 एक्टिव हो जाएगा, और जैसे अनुच्छेद 300 एक्टिव होगा, जैसे राष्ट्रीय आपात लगेगा, तैसे कह रहा सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे सिवाय किन 2 अनुच्छेदों को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 में क्या है? दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में क्या है? राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी डिप्राइव ओनली एस्टेब्लिश बाई लॉ। यानी इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और इसमें दोषी सिद्ध के संबंध में क्या है, संरक्षण है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मामलों में, बाकी सभी अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुच्छेद 352 लगते ही अनुच्छेद 361 एक्टिव हो जाता है। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक ये भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध। क्या है ये, आपात उपबंध। तो जैसे अनुच्छेद 352 लगेगा अनुच्छेद 359 एक्टिव हो जाएगा, नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी सारे अनुच्छेद एक्टिव हो जाएंगे। अनुच्छेद 14 में आपको पता है वित्त के समझ समता और वित्त के समझ समान संरक्षण। अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसी में याद रखिएगा क्या, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 बता चुका हूं आपको, 20 और 14 भी बता चुके हैं आपको, ठीक है। सही जवाब 20 और 21 है बेटा। भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर चल निधि बैंकों को, ये जो चल निधि बैंक है बेटा, यहां आप वाणिज्य बैंक भी समझ सकते हैं, वाणिज्य बैंक को से योग्य सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध राष्ट्र प्राप्त के आधार पर अवशोषित करता है, उसे क्या कहा जाता है। थोड़ा इकोनॉमी का बस लैंग्वेज का खेल है। इकोनॉमी का सवाल सीधा मतलब है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपको कैसी भाषा समझ में आती है। इकोनॉमी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। यूट्यूब पर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं, जीडी आप दे लीजिए। उसके बाद फिर अगर किसी और पेपर के एग्जाम की तैयारी करते हैं और या जो पुलिस की वैकेंसी प्रस्तावित हैं या जो अभी ग्रुप डी की वैकेंसी प्रस्तावित है उसके लिए, तो फिर आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसी चैनल पर मैं आपको पढ़ाते हुए मिलूंगा। इंडियन ज्योग्राफी की लगभग क्लासें पढ़ा दी हैं, उनको मैं पूरा करने वाला हूँ। आइए देखिए, तो क्या कह रहा है, रेपो दर, रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। रेपो रेट क्या होता है, जब, इसको थोड़ा इधर कर दें ताकि इधर थोड़ा लिखने के लिए समय मिले। कह रहा रेपो रेट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जब वाणिज्य बैंक आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेते हैं, क्या, अल्पकालिक ऋण लेते हैं 90 दिन से कम। जब अल्पकालिक ऋण लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ा, अगर रेपो दर बढ़ा तो क्या होगा, तो तरलता घटेगी। रट्टा मान लीजिएगा, समझाऊंगा आपको। तरलता घटेगी यानी बाजार में पैसे की कमी होगी। जब बाजार में पैसे की कमी होगी तो मुद्रास्फीति क्या होगी, नियंत्रित होगी। तो मुद्रास्फीति क्या होगा, नियंत्रण। मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित, अगर रेपो रेट बढ़ा। अगर बाजार में तरलता कम है तो क्या काम किया जाएगा, रेपो रेट को घटाया जाएगा ताकि बाजार में तरलता बढ़े और अस्फीति क्या हो जाए, नियंत्रित हो जाए। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जब वाणिज्य बैंक अपना सरप्लस अमाउंट, वाणिज्य बैंक अपना सरप्लस धन, अपना शेष, इसको लिख देता हूं हिंदी में, शेष, अपना शेष धनराशि आरबीआई के पास जमा करते हैं, आरबीआई के पास जमा करते हैं, जमा करते हैं। तो आरबीआई उन्हें क्या देता है, ब्याज। क्या देता है उन्हें, ब्याज। इसी ब्याज पर जब वाणिज्य बैंकों ने आरबीआई से लोन लिया तो रेपो रेट, और जब आरबीआई चाहता है कि बैंकों के पास तरलता कम हो जाए तो आरबीआई क्या काम करेगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा। तो बैंक क्या काम करेंगे, अपना सरप्लस अमाउंट कंज्यूमर को देने के बजाय किसको दे देंगे, वो आरबीआई को दे देंगे। तो बैंकों के पास तरलता क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ क्या लिखा है, अवशोषित करता है, क्या, तरलता अवशोषित करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट यानी रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई
बैंकों के पास तरलता ज़्यादा हो जाती है तो आरबीआई क्या काम करेगा, बैंकों से धन खींचने के लिए रेपो रेट बढ़ा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा। वाणिज्य बैंक अपना पैसा ले जाकर कहाँ रख देंगे, आरबीआई के पास रख देंगे। इससे तरलता बैंकों के पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब भी तरलता कम होगी तो मुद्रास्फीति क्या होगा, नियंत्रित होगा। बैंक दर क्या होता है, जब वाणिज्य बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक लोन लेते हैं, कैसा, दीर्घकालिक, अगर वो दीर्घकालिक लोन लेंगे 90 दिन से ज़्यादा तो क्या कहलाएगा, बैंक दर। जब आरबीआई एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज ये शुरू किया गया है सन 2011 में, जब वाणिज्य बैंक अपने एनडीटीएल का, किसका, अपने एनडीटीएल का 1% लोन ओवरनाइट लेते हैं, एक रात के लिए लेते हैं, किससे, आरबीआई से, तो कहलाता है सीमांत अस्थायी सुविधा। क्या कहलाता है वो, सीमांत अस्थायी सुविधा। अगले सवाल पर आते हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है स्थित है तो यह स्थित है अरावली में। कहाँ पर, अरावली में। गुरु शिखर चोटी के में कहाँ पर, माउंट आबू पहाड़ी में। किस धर्म का मंदिर है बेटा ये, अगर पूछे तो जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कौन सा, अरावली में, गुरु शिखर के पास। यही गुरु शिखर 17-22 मीटर बेटा ऊंचा, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो दिलवाड़ा कहाँ स्थित है, अरावली में, माउंट आबू पहाड़ियों में। कह रहा शीश महल या दर्पण महल पंजाब में किसने बनवाया था, कह रहा महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा भूपेंद्र सिंह, महाराजा नरेंद्र सिंह, महाराजा यदवंदर सिंह। तो शीश महल 2 है। अगर आपने गाना सुना हो कि तुझ संग सूखी रोटी भाए, शीश महल मुझको न भाए, हाय मन मस्त मगन हो जाए, हाय मन मस्त मगन हो जाए, मन मस्त मगन हो जाए। एक शीश महल तो शाहजहां ने बनवाया लाहौर में मुमताज के लिए, वो शीश महल है। उसी शीश महल में शाहजहां ने मुमताज से इतना प्यार किया कि 19 साल की शादी में 14 बेटा पैदा किया, तब भी उस बंदे का प्यार कम नहीं हुआ। पता नहीं कैसा आदर्श प्यार था उसका, पता नहीं कैसा। 14वें बेटे मुराद बख्श को जन्म देते हुए जाकर मरी मुमताज, 14वां बेटा। सोचने वाली बात है, 14वां बेटा, 7 ही जिंदा बचे। 19 साल के शादी में वो 14 बेटे, जाहिर सी बात है मुमताज के लिए उन्होंने शीश महल बनवाया था। लेकिन यहाँ तो शाहजहां है नहीं, ये पटियाला में था। और ये बनवाया था किसने, नरेंद्र सिंह ने। पटियाला में था और इस महल को बनवाया किसने। और एक शीश महल अगर आपसे पूछे लाहौर वाला किसने बनवाया है, अगर आपसे पूछे लाहौर वाला किसने बनवाया है तो ये शाहजहां ने। किसने, ये किसने बनवाया बेटा, शाहजहां ने। और ये जो पटियाला वाला ये किसने बनवाया है, महाराजा नरेंद्र सिंह ने। इस शीश महल का निर्माण किसने करवाया है, महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया। अगले सवाल पर आते हैं, पुलकट झील कहाँ स्थित है। तो पुलकट झील ये बच्चे कहाँ स्थित है, तो ये थोड़ा सा सवाल कह रहा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। तमिलनाडु की सीमा पर, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। याद रखना बेटा, पुलकट झील दुनिया ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। इसका अधिकतम हिस्सा कहाँ पर है, अगर आपसे पूछे अधिकतम हिस्सा कहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश में है। पुलकट झील कैसा झील है बेटा, याद रखना, लेगून झील है। कैसा झील है, लेगून झील है। पुलकट झील कैसा झील है, लेगून झील है। इसी पुलकट झील पर आंध्र प्रदेश में स्थित है बेटा क्या, श्रीहरिकोटा। क्या स्थित है, श्रीहरिकोटा क्या, द्वीप। और यही श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो भारत का क्या है, मिसाइल परीक्षण केंद्र। क्या है ये, भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। पुलकट झील, कौन सा झील, पुलकट झील। कैसा झील है बेटा, ये लेगून झील है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलकट झील। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। ये था आज का 19वां सवाल। अगला सवाल पर आते हैं आज के।
सॉरी, शायद ये बोर्ड थोड़ा हैंग हो गया है, थोड़ा देर वेट करते हैं। बोर्ड शायद हैंग हो गया है, सॉरी, बोर्ड हैंग हो गया है। बेचारा पूरा दिन चलते चलते इसका भी हैंग हो जाता है, थक जाता है, थकान लगती है बेचारे को, थक गया है। चलिए, तो ये रहे आज के सवाल। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कोई शिकायत हो, कोई डिमांड हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, तुरंत बताइएगा। बिना किसी आप हेजिटेशन के अपना सुझाव दे सकते हैं, हम उस सुझाव को अपने क्लास में शामिल करने का प्रयास करेंगे। कोई डिमांड हो, कोई सुझाव हो, तुरंत बताइएगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।